कर देंगे। तो आज पढ़ने वाले हैं हेलोएरिन के बारे में। हेलोएरिन के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा कर ली है, जिसमें हम लोगों ने उनकी बनाने की विधियां सीखी थी। आज हम सीखने वाले हैं हेलोएरिन के भौतिक गुण, साथ में उनके रासायनिक गुण और उपयोगों की बात करने वाले। उपयोग किसकी बात करेंगे? क्लोरोबेंजीन की बात करेंगे। तो वो कल आएगी। कल पर्सनली अलग से क्लोरोबेंजीन के भौतिक और रासायनिक, क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण और उपयोग आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्लोरोबेंजीन बनाने कैसे हैं। कल आपने पूरा सीख लिया है कि क्लोरोबेंजीन बनाई कैसे जाती है, और आज सीखने वाले हैं कि क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण। भौतिक गुणों में क्लोरोबेंजीन को मैं साइड में रख रहा हूं, हेलोएरिन के भौतिक गुण जान जाओगे, क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं, मगर मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। आज पढ़ेंगे हेलोएरिन के भौतिक गुण और साथ में उनके रासायनिक गुण, जिसमें से मेन टॉपिक हमारा है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन से रिलेटेड ही हम उसके रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो सभी को एक प्यार भरा बढ़िया सा एक वेलकम करता हूं इस प्यारी शानदार जानदार क्लास में, और क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे आपके यार दोस्त हैं, इतने आपके छोटे भाई बहन जो भी आप कहते हो, ठीक है, फटाफट उन्हें मैसेज कर दो, कॉल कर दो और बुला लो क्लास के अंदर कि भाई क्लास चालू हो चुका है, विशाल सर आ चुके हैं और क्लास का शुरुआत करने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि देर आए दुरुस्त आए। ओ, कोई कह रहा था मुझसे 2 सब्जेक्ट नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। बहुत अच्छे, चले क्या कहते हो, स्टार्ट की जाए? सर सोएंगे कब सर? हो गए, सोना है क्या तुमको? चले, बोलो भाई, जल्दी से बोलो भाई। यस सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? अच्छे से आ रही ना? यस सर, यस सर, स्टार्ट कर दीजिए। तो क्लास का चालू करते हैं और पढ़ने वाले हैं हेलोएरिन के भौतिक गुण, और उसमें से पढ़ने वाले हैं कि कैसे रहने वाले हैं इसके भौतिक गुण। बहुत डीपली जानिएगा अच्छे से, क्योंकि यहां से एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको बनाऊंगा। वो क्वेश्चन लगभग बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसके अलावा भी जब वो क्वेश्चन कल बनाऊंगा तो उसमें भी आपको बता दूंगा कि ये किस टाइप का बन रहा है। थोड़ी सी कंफ्यूजन आने वाली है आज की क्लास में, भौतिक गुणों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, मगर आपका माइंड सेटअप क्लियर होगा तो आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी जाएगी प्यारे बच्चों। तो आइए भौतिक गुणों की बात करते हैं। भौतिक गुण में बात करें तो उन्होंने कहा सामान्यतः ये रंगहीन तैलीय द्रव होते हैं। मतलब जो हेलोएरिन होते हैं सामान्यतः ये रंगहीन होते हैं, तेल जैसे होते हैं और एक टाइप के द्रव होते हैं। भाई तेल कैसा होता है द्रव के रूप में? तो आपने कहा ये सामान्यतः रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं और तेल जैसे द्रव होते हैं। सेकंड बात वो कहते हैं एक इनमें विशेष प्रकार की गंध होती है, मतलब एक विशेष प्रकार की इसमें स्मेल होती है, ठीक है। तीसरी बात कहते हैं कि ये जल में आविलेय होते हैं। वो तो सब पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, चाहे वो हेलोएल्केन हो चाहे वो हेलोएरिन हो, ये जल में आविलेय ही होते हैं। चौथी बात कहते हैं इनका घनत्व जो है जल के घनत्व से अधिक होता है। क्यों होता है भाई? इनका जो मास होता है वो जल से ज्यादा होता है, इसलिए इनका डेंसिटी भी जल से ज्यादा मानी जाती है प्यारे बच्चों। तो ये 4 पॉइंट एकदम सिंपल से हैं, सिंपल से 4 पॉइंट है कि सामान्यतः रंगहीन तैलीय द्रव है। दूसरी बात कहते हैं इनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। तीसरी बात ये जल में आविलेय होते हैं, और चौथी बात ये कहते हैं कि अगर बात करें इनकी जल की अपेक्षा, तो जल की अपेक्षा इनका घनत्व अधिक माना जाता है प्यारे बच्चों। जल की अपेक्षा इनका घनत्व क्या माना जाता है प्यारे बच्चों? अधिक माना जाता है। अच्छा, अब आगे थोड़ा पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर मैं इनसे बात करूं कि मैं अगर कुछ आकृतियां बना लूं, देखिएगा, मैं ये कह दूं मैं फ्लोरे है, फ्लोरोबेंजीन है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ये हमारा ब्रोमोबेंजीन है, और ये हमारा आयोडोबेंजीन है। मतलब उन्होंने क्या कहा, अगर आपसे ये कहें कि फ्लोरोबेंजीन ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, ब्रोमोबेंजीन ले लिया और आयोडोबेंजीन ले लिया, ये 4 हम लोगों ने ले लिए। पीछे वाली बात है, पीछे मैंने आपको पढ़ाया था जहां आर, आर एफ, आर सी एल, आर बी आर और आर आई पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? इसके बारे में भौतिक गुण पढ़ाए थे। भौतिक गुणों में मैंने पढ़ाया था जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं, मतलब फ्लोरीन से आप आयोडीन तक जाते हैं, तो वैसे वैसे आपके आकार बढ़ जाते हैं। आकार बढ़ने के साथ साथ इनका मोलर मास बढ़ जाता है। इनका मोलर मास बढ़ना वो बात की बात है, मगर अगर सिंपल सी बात कहें सर, तो अगर फ्लोरीन से आयोडीन तक जाते हैं तो इनका आकार बढ़ जाता है, जिससे इनकी बंध लंबाई बढ़ जाती है। बंध लंबाई बढ़ जाती है तो हम कह सकते हैं कि अगर बंध लंबाई बढ़ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनके घनत्व का क्रम होगा या इनके क्वथनांक का जो क्रम होता वो अल्टरनेट इस क्रम में होगा। मतलब अगर आप फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक जा रहे हैं तो इनके क्वथनांक का क्रम क्वथनांक का क्रम
और इनके घनत्व का क्रम ये सेम ही होगा। क्या होगा? क्वथनांक क्रम और घनत्व का क्रम यही होगा। अब बात दिमाग में नहीं छप रही सर ऐसा क्यों हुआ? आपने कहा सर फ्लोरीन से आयोडीन तक जाएंगे तो आकार बड़ा हो जाएगा, बंध लंबाई ज्यादा हो जाएगी। बंध लंबाई ज्यादा हो जाएगी उसकी बात बाद में कीजिएगा। पहली बात हम आपसे कह रहे हैं जब बंध लंबाई ज्यादा होगी तो वॉन डेर वाल्स जो अट्रैक्शन फोर्स होंगे वो ज्यादा प्रबल होंगे क्योंकि इनका अनुभार ज्यादा होगा। भाई फ्लोरीन का जो भार है वो कम है, आयोडीन का जो भार है वो ज्यादा है। भाई ये देखो, ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये बेंजीन, तो बाकी नीचे तो सेम भार, बट अगर ऊपर की बात करें तो यहां फ्लोरीन लगा है, यहां आयोडीन लगा है, तो सर अनुभार भी बढ़ रहा है। अनुभार जैसे जैसे भारी होता जाएगा वैसे वैसे जो उनके अंदर डेंसिटी है, जो उनका जो वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाएंगे। वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएंगे तो उनको अलग करना मुश्किल हो जाएगा, उनकी जो डेंसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो आप कहोगे सर अगर आप फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक जा रहे हो तो उनके लंबाई में, उनके बंध लंबाई में वृद्धि होती है, साथ साथ उनका अनुभार बढ़ता है। अनुभार बढ़ने से उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है और डेंसिटी बढ़ जाती है इसलिए उनका क्वथनांक भी, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? ये बात मैंने आपको समझाई थी, सिंपल आरएक्स वाली है। जैसे मैंने आरएफ, आरसीएल, आरबीआर, आरआई के साथ किया था कि आरआई का सबसे ज्यादा होता है, आरएफ का सबसे कम होता है, वैसे यहां पर भी सेम रूल है। आरएफ का सबसे कम है, मतलब फ्लोरोबेंजीन का सबसे कम है और आयोडोबेंजीन का सबसे ज्यादा रखा गया है। क्या ये बात क्लियर है क्या? जी गुरुजी बहुत अच्छी बात, ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, बस आपने केवल बेंजीन ही लगा दिया है। ठीक है, तथ्यों की बात हो गई। एक और पॉइंट है, अगर आपसे कह दिया जाए, अगर आपसे कह दिया जाए, देखो देखिए जगह जरा, एक ये है, देखिए मैंने कहा ये ऑर्थो वाला है, ये हमारा मेटा वाला है और ये हमारा पैरा वाला है। ठीक है, आर्थो वाला, मेटा वाला हो गया, पैरा वाला हो गया। क्या हो रहा भैया? ये देखो, ठीक है, तीन है, ये आर्थो का है, ये मेटा का है, ये पैरा का है। ये तो आप दिमाग में बात सब छप रही है ना, ये आर्थो है, मेटा है, पैरा है। मैंने कहा था अगर अगल बगल लगा हो तो आर्थो होता है, एक छोड़ के लगा हो तो मेटा होता है, अगर दो छोड़ के लगा हो या आमने सामने लगा हो तो उसे पैरा बोलते हैं। तो आपने ये कह दिया, तो मेरे दिमाग में छप गया ये आर्थो वाला है, ये मेटा वाला है और ये हमारा पैरा वाला है। कौन सा वाला है? पैरा वाला है। ठीक है, तीन हो गए, ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, पैरा हो गया। अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि अगर संरचना बना के दे दे और हमसे पूछने लगे कि आर्थो वाले का ज्यादा होता है कि पैरा वाला का ज्यादा होता है कि मेटा वाला का ज्यादा होता है, तो पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे इनके क्वथनांक का क्रम। किसका क्रम? तो आप कहोगे इनके क्वथनांक का क्रम। क्रम, क्वथनांक का क्रम। अगर सर क्वथनांक की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट का क्या क्रम रहेगा? अब आती है बॉइलिंग पॉइंट की बात सर। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपने एक बात बताई थी जहां पर आप भौतिक गुण पढ़ा रहे थे आरएक्स वाले, वहां पर आपने कहा था कि जब इनके बॉइलिंग पॉइंट की आप बात करते हैं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट वाले जो होते हैं अनुभार डिपेंड करते हैं। अनुभार पर डिपेंड करते हैं तो किस पे डिपेंड करते हैं? वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करते हैं। और हम ये जानते हैं, एक बात हम जानते हैं कि जो आरएक्स होता है, जो हेलो बेंजीन होता है या हेलो एरिन होता है, उसमें से पार्शियली प्लस होता है, मतलब डेल्टा प्लस होता है और डेल्टा माइनस होता है, मतलब ये ध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। अब वो ध्रुवीय कैसे चेक किया जाता है? तो हमें सर देखना है ध्रुवीय, मतलब ध्रुवणता इनकी निकालनी है कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है। तो देखो मैं समझा रहा हूं, यहां पर सिर्फ समझा रहा हूं, बहुत ध्यान समझना, समझ में आ जाएगी बात। देखो अगर इसका देखें, अगर इसका देखें तो ये इधर है, ये इधर है, तो इन दोनों का कुछ डाइपोल मोमेंट यहां आएगा। क्लियर है? अगर इसको देखें तो ये यहां है, ये यहां है, तो इनका डाइपोल मोमेंट कुछ यहां आएगा, इनका डाइपोल मोमेंट कुछ यहां आएगा। अगर इसकी बात करें तो ये एक ऊपर की ओर है, ये एक नीचे की ओर है, तो इनका डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो 0 आएगा। एक बात तो क्लियर हो गई सर कि सर एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है, तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये लगभग मान लेते हैं 30 डिग्री पर है, ये 60 डिग्री पर है। एक फार्मूला होता है सर, म्यू बराबर होता है म्यू1 स्क्वायर म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा, म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। क्या है? म्यू1 म्यू2
म्यू टू कॉस थीटा। अगर मैं बात करूं तो ये 60 डिग्री है, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो आप कहोगे सर ये 60 डिग्री है, ये लगभग 60 डिग्री से 120 डिग्री आप मान लीजिए ज्यादा है, ठीक है। तो ये एंगल 120 का है, ये एंगल 60 का है, और हम जानते हैं सर कि जो cos 60 की वैल्यू होती है वो होती है प्लस का 1/2, और जो cos 120 की वैल्यू होती है सर वो होती है माइनस का 1/2। क्या सभी को ये बात क्लियर है क्या कि सर cos 60 की जो होती है वैल्यू वो प्लस का 1/2 होती है, cos 120 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2। अच्छा सर एक बात क्लियर हो गई कि एक बात तो क्लियर हो गई कि मैं अगर साइड में ये लिख लूं तो मैं इसको ये बोल दूंगा ये वाला प्लस का 1/2 वाला है, ये वाला माइनस का 1/2 वाला है, और ये वाला 0 वाला है। ये वाला क्या है? 0 वाला है, ये वाला 0 वाला है। कुछ बात समझ में आई? थोड़ा सा प्लस छूट गया सर, कहाँ छूट गया? अरे भाई कोई बात नहीं, थोड़ा इतनी भी बारीकियां ना देखो, ये आपको लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। ये आपको बनाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो सर इसकी प्लस की है, इसकी माइनस की है, इसकी 0 है। तो सर सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो आप कहोगे सर सबसे बड़ा ऑर्थो वाला है। अगर सबसे बड़ा ऑर्थो वाला है तो आप कहोगे सर ऑर्थो की सबसे ज्यादा होगी, इसकी ऑर्थो की सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद किसकी होगी? सर पहले प्लस वाला, फिर 0 होगा, फिर माइनस वाला। मतलब सर अगर आप एक बात सुनिए, हम बहुत छोटे थे तो हमारे सर सिखाते थे अगर ये 0 है तो इधर +1 हो गया, इधर +2 हो गया, इधर -1 हो गया, इधर -2 हो गया। तो सबसे बड़ा प्लस वाला, उससे छोटा 0, और सबसे छोटे माइनस वाले। तो पहले प्लस वाला लिखोगे, फिर 0 लिखोगे, फिर माइनस वाले लिखोगे। तो पहले प्लस वाला कौन सा है? सर ऑर्थो वाला। उसके बाद कौन सा आएगा? पैरा वाला। तो आप कहोगे सर उसके बाद आएगा पैरा वाला। सबसे लास्ट में कौन आएगा? मेटा वाला। तो सर इनके जो क्वथनांक का क्रम होगा वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, इनके जो क्वथनांक का क्रम होगा वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। क्या बात ये समझ में आई? हाँ, नहीं हर जगह होता है, समझ रहे हो ना, ये हर जगह यही फार्मूला होता है। ये म्यू बराबर मतलब द्विध्रुव जो आघूर्ण निकल के आता है वो आता है μ1² + μ2² + 2 μ1 μ2 cos थीटा, ठीक है। तो वहां से ये निकल के आता है फार्मूला। तो वहां से मैं μ1 और μ2 की वैल्यू नहीं रख रहा हूं, मैं सिर्फ cos की वैल्यू रखकर बता रहा हूं कि अगर cos की वैल्यू, अगर हम cos थीटा की वैल्यू अगर हम यहां पर रख रहे हैं तो इस हिसाब से इसकी प्लस की आएगी। कुछ नहीं देखा मैंने, सिर्फ थीटा के हिसाब से निकाल के देखा कि प्लस का 1/2 आएगा, ये वाला माइनस का 1/2 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं। तो ये तो आध्रुवीय होगा। अगर ये आध्रुवीय होगा सर तो बहुत लोग कहेंगे सर इसका सबसे कम होता है, मगर ऐसा नहीं है। पहले ऑर्थो का सबसे ज्यादा, पैरा का उससे कम, सबसे कम होता है मेटा का। हाँ भाई बिल्कुल सर, समझ नहीं आया। अरे भाई मैंने कहा इस फार्मूले को देखो, इस फार्मूले से अगर देखोगे तो ये एंगल 60 डिग्री का है। ये एंगल कैसा है? इस क्लोरीन के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री का। इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच का एंगल कितना है? 180 है ना। देखो 180 है ना भाई। ये वाला एंगल क्या है? आप कहोगे सर ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है ये 180 है। कितना है? 180 है। अब 180 यहां रख के देखो ना, cos 180। अब आप जानते हो कि मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि जो cos 180 होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। अब आप कहोगे सर cos 180 का मतलब cos 90 प्लस का 90 मतलब माइनस का sin 90। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, मतलब -1 होती है। तो मैं उसको यहां नहीं बता रहा हूं, ठीक है। वो cos 180 वाला यहां नहीं लगा रहा हूं। क्यों 180 वाला नहीं लगा रहा हूं? देखो जरा, इसलिए नहीं लगा रहा हूं, देखो कई सारे रीजन होते हैं किसी चीज को लगाने के लिए। अगर मैं यहां पर नहीं लगा रहा हूं तो उसका एकमात्र रीजन ये है, एकमात्र रीजन ये है कि अगर मैं लगा रहा हूं तो फिर मुझे सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। मगर मैं यहां पर सबकी वैल्यू रख नहीं रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर सबकी वैल्यू, सर ये फार्मूला नोट करना है, नहीं समझने के लिए बाबू, ये समझने के लिए, ये नोट नहीं करना है। मैं आपको समझा रहा हूं, ये प्रोसेस होता है समझाने का। समझा रहा हूं कि सर इस क्लोरीन के बीच का 60 डिग्री एंगल है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ यहां आएगा, बीचों बीच में आएगा। इसका डाइपोल मोमेंट यहां कुछ बीचों बीच में आएगा। इसका डाइपोल मोमेंट एक ऊपर गया, एक नीचे गया, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। सर ये तो 0 है ही, उससे कोई मतलब ही नहीं है। सर इन दोनों में कंपेरिजन करें तो प्लस का 1/2 माइनस का 1/2। तो सबसे बड़ा कौन होगा? ऑर्थो वाला। उससे छोटा पैरा वाला। सबसे कम मेटा वाला। तो ये हो जाएगा इनके क्वथनांक का क्रम। किसका हो जाएगा? क्वथनांक का क्रम। अब बात कर लेते हैं इनके गलनांक का क्रम। गलनांक का क्रम देखो जरा, गलनांक क्रम कैसे डिसाइड करोगे? ये अब बात आती है गलनांक का क्रम। देखो गलाने का मतलब क्या होगा? वो ठोस होगा, बहुत ध्यान सुनना। गलाने का मतलब वो ठोस होगी। अब ठोस होगी तो उसमें क्या होगा? क्लोज पैकिंग होगा। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? तो बात पढ़ाई है ना कि अगर ठोस होगा, जो ठोस होते हैं ना उनमें क्लोज पैकिंग होती है। क्लोज पैकिंग मतलब एक अणु, उसके बगल में दूसरा अणु, तीसरा अणु, चौथा अणु, पांचवा अणु, छठवां अणु, तो उनमें क्या होती है? क्लोज पैकिंग होती है। तो अगर ठोस, भाई गलनांक लिखा है ना, तो गलेगा कौन? आप कहोगे पहली बात सर ठोस गलेंगे। अगर सर ठोस गलेंगे तो ठोसों को गलाना पड़ेगा। इसका सर ये तीनों ठोस है। अच्छा
तो अगर ये ठोस हैं, इनका गलनांक कह रहे हो, तो ठोसों में क्लोज पैकिंग होती है। अगर बात करें सर क्लोज पैकिंग की, तो सबसे अच्छी जो क्लोज पैकिंग होती है, सबसे अच्छी जो क्लोज पैकिंग होती है, देखो जरा, सबसे अच्छी जो क्लोज पैकिंग होती है वो हमारे किस में होती है? पैरा वाले में। देख लो, सबसे अच्छी जो क्लोज पैकिंग होती है वो हमारी होती है पैरा वाले में, है ना, एकदम चिपके बढ़िया, एकदम बढ़िया से। देख लो, ऐसे क्लोज पैकिंग है ना, ये क्लोज पैकिंग मतलब एक दूसरे से एकदम सटे हुए हैं। देखो एकदम बढ़िया से क्लोज पैकिंग बनती हुई चली जाएगी, ऐसे नीचे बनती हुई चली जाएगी। ये समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो सबसे बढ़िया क्लोज पैकिंग किसमें होगी? तो आप कहोगे सर सबसे अच्छी क्लोज पैकिंग किसमें होगी? पैरा वाले में होगी। तो अच्छा सर, मतलब सर सबसे अच्छी क्लोज पैकिंग पैरा वाले में होगी, तो मैंने कहा पैरा वाला का होगा। उसके बाद किसका होगा उसी हिसाब से लिख लो, पहले पैरा वाला का होगा, फिर आर्थो का होगा, लास्ट में मेटा का होगा। इतना तो बात पता है कि सर सबसे लास्ट में मेटा वाला आएगा क्योंकि सबसे कम इसी का है। तो इस बार सबसे अच्छी पैरा वाले में होगी, फिर होगी आर्थो वाले में, और सबसे लास्ट में होगी मेटा वाले में। ठीक है, इसका एक और तरीका है, बता देता हूं। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो एक सबसे लास्ट तरीका है, ऐसे याद कर लो, ओपियम फॉर्म। ठीक है, अगर ऐसे नहीं याद हो रहा तो ऐसे याद कर लो, ओपियम पॉम। क्वथनांक क्रम होगा ओपियम वाला, गलनांक क्रम होगा पॉम वाला। ठीक, क्लियर? पूरा नाम लिख दीजिए। अरे भाई लिखा तो है, लिख देता हूं ना यहां पर, चलो आओ, तुम भी क्या याद रखोगे, लिख देता हूं। ये है ऑर्थो वाला, ये है मेटा वाला, ये है पैरा वाला। ठीक है, फॉर्म, हाँ ओपियम फॉर्म, यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। अगर नहीं याद रहेगा तो इससे याद कर लोगे ना कि सर अगर हमसे कोई ऑर्थो मेटा पैरा में कंपैरिजन करके पूछे कि क्वथनांक का क्रम बताइए या गलनांक का क्रम बताइए, तो हम यह याद रखेंगे, अगर कोई मुझे ऑर्थो मेटा पैरा दे रहा है, उसमें हमें पूछ रहा है क्वथनांक या गलनांक का क्रम बताइए, तो हम कहेंगे ये ओपियम वाला होगा, मतलब क्वथनांक का क्रम ओपियम, ओपियम का मतलब ऑर्थो पैरा मेटा वाला होगा। और अगर गलनांक क्रम हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे पॉम वाला होगा, POM, पॉम वाला। P का मतलब पैरा, O का मतलब ऑर्थो, M का मतलब मेटा वाला होगा। तो सबसे लास्ट में मेटा ही रहेगा, बाकी ये दोनों ऐसे रहेंगे। क्लियर? बहुत अच्छी बात, ओपियम पॉम। चले आगे बढ़े। तुम लोग मजाक में थोड़ा सा ज्यादा कर दो, मजाक तुम लोग एकदम सीरियस ले लेते हो, हैं? ठीक है, चले आगे। आप कहेंगे बहुत अच्छे, इसे नोट कैसे करना है? बाबू ये बाबू सिंपल बनाओ इसको, सिंपल जैसे ऑर्थो बनता है, सिंपल पैरा, सिंपल मेटा, सिंपल पैरा। ये सब लाइनिंग वाइनिंग नहीं करना है तुमको, चाहो तो लाइनिंग वाइनिंग कर लो, बढ़िया रहेगा। लाइनिंग वाइनिंग करके साइड में ऐसे मेंशन कर लो। कॉपी है ना, फेयर कॉपी तो है नहीं, तुमको याद कितना करना है, यही तो ना, बाकी ये तो सब चीजें समझने के लिए होती है। चलो आ जाओ, इसको बनाना नहीं है, बनाना नहीं है, ये समझाने के लिए है। ठीक, आ जाओ जरा, रासायनिक गुण की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? रासायनिक गुण की बात करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जानने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे कार्य करती हैं। मेन टॉपिक क्या है? क्लोरोबेंजीन का, तो हम ज्यादा फोकस क्लोरोबेंजीन पर करने वाले हैं। ठीक है, बोला जा रहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सर आप पढ़ा चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे आपने S1 और SN2, जिसे आपने बोला था ना SN1 SN2 अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 2, जिसे आपने बोला था एकाणुक द्विअणुक अभिक्रिया। तो वहां SN1 SN2 करके पढ़ाया था, मगर यहां ऐसा कोई डीपली नहीं जाना है। यहां सिंपल बोला जा रहा है कि आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करनी है। कोई नाभिक स्नेही आएगा, प्रतिस्थापित करके नया कोई कंपाउंड बनाएगा। ठीक, तो बोला जा रहा है पहले हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा। अब हाइड्रोक्सिल समूह का मतलब OH समूह द्वारा। हाइड्रोक्सिल का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर OH समूह द्वारा अगर हम कर रहे हैं तो बोला जा रहा है क्लोरोबेंजीन। तो आपने कहा यस सर, यस सर, हो गया सर क्लोरोबेंजीन। तो बोल रहे हैं क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सर सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन है, एक्वा का मतलब जलीय सोल्यूशन है, के साथ अगर गर्म करते हैं, देखो बहुत आसान है कि अगर हम क्लोरोबेंजीन को जलीय के साथ गर्म करते हैं, तो याद आ गया सर, आपने ये अच्छे से बताया है कि कोई भी चाहे हेलोएल्केन हो, कोई भी चाहे हेलोएरिन हो, अगर वहां जलीय यूज किया जा रहा है NaOH या KOH, तो सीधे हम जानते हैं कि हमारा क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। क्या सभी को पता है ना? तो यहां पर OH लग जाएगा। क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। चलो आप समझ लेते हैं कैसे बनेगा। देखो, ये वाला Cl इस वाले Na के साथ निकल जाएगा, ये वाला Cl
इस वाले Na के साथ निकल जाएगा। ठीक, तो ये वाला Na, ये वाला Cl निकल जाएगा, तो आप कहोगे सर ये वाला NaCl निकल जाएगा, ये वाला NaCl निकल जाएगा और बचेगा केवल, देखो सिंपल सा है कि ये तो पता ही है सर कि अगर आप जलीय NaOH ले रहे हो तो सीधे पता है कि अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। तो एक बात तो पता है सर, ये OH वाला यहां आके रिप्लेस कर देगा, तो ये OH Cl की जगह पे आ जाएगा, बाकी Cl और Na वाले साथ निकल जाएंगे। उस तरह ना समझा के मैंने ऐसे कहा, Cl वाला Na के साथ जाएगा तो NaCl निकल जाएगा, बचा OH तो इसकी जगह पर लगा दो, इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ये हमारा है फिनॉल। क्या है हमारा? ये हमारा है फिनॉल। ये हमारा है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सोडियम क्लोराइड। क्लियर? बात आराम से है ना? ये वाला Na इसके Cl के साथ चला जाएगा, ये OH यहीं आ जाएगा, तो Na वाला Cl के साथ चला गया, बचा इसकी जगह, इसी की जगह पर मैंने OH लगा दिया, सीधे फिनॉल बन गया। तो बोला गया ना फिनॉल बनता है, तो फिनॉल प्राप्त हो गया है। अगली रिएक्शन में चला जाए। यस सर, आ जाओ। अगला है एमिनो समूह द्वारा। अब एमीन समूह होता है NH2 समूह। कौन सा होता है? NH2 समूह। ठीक है, पीछे पढ़ा चुका हूं एमीन के बारे में। ठीक है, RNH2 एमीन के बारे में। तो बोला जा रहा है क्लोरोबेंजीन ले लीजिए। यस सर, मैं क्लोरोबेंजीन ले लेता हूं। यस सर, मैंने क्लोरोबेंजीन ले ली। क्लोरोबेंजीन को सांद्र HN मतलब कंसंट्रेटेड जो है NH3 है, या सीधे NH3 ले लेते हैं, मतलब अमोनिया डाल रहे हैं इसके अंदर, अमोनिया डाल के गर्म कर रहे हैं। सिंपल सा है, बहुत सिंपल है कि मैंने क्लोरोबेंजीन में अमोनिया डाल के गर्म कर दिया, तो बाबू क्या होगा? अब आप कहोगे सर क्या होगा? पता है ना कि सर अगर आप NH3 डाल रहे हैं तो यहां का एक H, देखो यहां का एक H और ये Cl निकल के बाहर चला जाएगा। यहां का देखो, यहां सर NH3 था, तो NH3 से एक H और एक Cl बाहर चला जाएगा। तो एक बात तो समझ में आ गई सर, एक H एक Cl बाहर चला जाएगा, तो बचा क्या सर? क्या बचा? आप देखो जरा, बन गया जो बनाना था, एक Cl एक H बाहर चला गया, तो बचा यहां क्या? NH2, तो यहां सिर्फ NH2 लगा दो, हो गया। इसे बोलते हैं एनिलीन। क्या इसका नाम है सर? इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है इसका? नाम है सर एनिलीन। तो वही बोल रहे हैं, गर्म करने पर एनिलीन बनता है। क्या कहते हो? आ गया समझ में? आया? दिमाग में बस गया? बसा दिमाग में? एक बार ये बताओ, दिमाग में बस गया ना? सिंपल साधारण सा है ना। एक H वाला Cl के साथ निकल गया, भैया Cl किसी के साथ तो जाएगा ना। यस सर, Cl को तो किसी का किसी साथ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, मतलब कोई माइनस वाला किसी माइनस वाले को रिप्लेस कर देगा। हमें पता है सर Cl माइनस का होता है, अगर ये कोई प्लस वाला कर रहा होता तो हम रिप्लेस ना करते। बहुत ध्यान सुनना, नाभिक स्नेह का मतलब होता है या तो वो माइनस वाला हो या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो हमने ये कहा कि Cl सर माइनस वाला होता है, तो ये रिप्लेस होगा, मतलब इसका स्थान बदलेगा। नाभिक स्नेही का मतलब उसमें नाभिक स्नेह जो भी लगा है, यहाँ क्लोरीन लगा है, तो उसका स्थान बदल जाएगा। तो बदल जाएगा किसके साथ? भाई कोई ना कोई तो आएगा ही ना। तो आपने कहा Cl यहाँ के एक H के साथ बाहर निकल जाएगा, बचेगा सर यहाँ NH2, उठा के चिपका दो, बन जाएगा एनिलीन। क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा। यस सर, ठीक। आओ अब जीवन पे इसका लागू करवाएं क्या? तुम भी लोग क्या कभी कभी साइनो समूह CN समूह, क्या तुम भी लोग कभी कभी मस्ती करने लगते हो क्या? और इसका तुम्हारे जीवन पर क्या उपयोग करवाए बताओ? अच्छा, बोला गया पिरिडीन की उपस्थिति में करा ली जाएगी, पिरिडीन की उपस्थिति करा ली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आगे बनाते हैं। बोला गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन CuCN, अरे सर याद आ गया सर, CuCN के साथ बनाओगे तो क्या होगा? किसकी उपस्थिति में? आप कहोगे सर पिरिडीन की उपस्थिति में। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो अगर हम पिरिडीन की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन में CuCN की अभिक्रिया करा रहे हैं तो बहुत आसान है सर, ये वाला Cu के साथ Cl निकल जाएगा, ये वाला Cl इस वाले Cu के साथ निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा? तो आपने कहा सर CuCl निकल जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? सर बचेगा, जो बचेगा वो बना लीजिए, क्या हमसे पूछ रहे हैं? सर यहां पर जो बनेगा क्या बचा? CN, तो यहां पर लगा दीजिए CN, यही सर हमारा बनेगा, यही सर हमारा बनेगा। इसका क्या नाम हो जाएगा? सर क्या नाम हो जाएगा बताओ? सर ऑर्गेनिक समझ नहीं आता है, कौन किधर से कहां चला जाता है पता ही नहीं चलता। ये उन्हीं को समझ में नहीं आता है जिनको
अब क्या ये बता, जो पहली क्लास से है ही नहीं, कौन किधर कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में इतना ही नहीं आज तक बसा है, 22वां लेक्चर पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में यही नहीं बस पाया है कि कौन किससे क्रिया करके क्या बना सकता है। अरे सिंपल सी बात है, नाभिक किसने ही अभी बोला, वो प्रतिस्थापित होगा, हटेगा वहां से। तो आपने कहा ये Cl इस Cu के साथ चला जाएगा, CuCl बना लिया, बचा क्या Cn। तो जहां Cl लगा था वहां Cn लगा तो काम बन गया। तो जो बनता है उसका नाम क्या है, बेंजोनाइट्राइल। तो ये जो बनता है इसे कहते हैं बेंजोनाइट्राइल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसका नाम है बेंजोनाइट्राइल। ठीक, इसका नाम क्या है CuCN का, तो आप बोलोगे सर इसका नाम है कॉपर साइनाइड। क्या नाम है, तो आप बोलोगे सर इसका नाम है कॉपर साइनाइड। हाँ नेम लिख दिया बाबू, सही है, बोलो ना। हाँ बिल्कुल, छुट्टी टाइम से ही देंगे, खाना भी खाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम करेक्ट टाइम पे छुट्टी देंगे। उससे 2 मिनट 3 मिनट पहले ही दे देंगे, ताकि हाथ वाथ पैर वार धुल लो। ठीक है, कॉपी बंद कर लो, पेन सही से रख दो, मुंह धुल लो, हाथ पैर धुल लो, क्योंकि खाना जो है हाथ पैर धुलकर ही खाना चाहिए कहते हैं। ठीक है, रात में जब लेटना चाहिए तो हाथ पैर धुलकर लेटना चाहिए, हाथ पैर धुल लो फिर पहुंच लो फिर लेटो, तो ये सब तरीके होते हैं। ठीक है भाई, दे दूंगा 5-4 मिनट पहले दे दूंगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई क्या, यस सर क्लियर हो गया। नींद आ रहा है सर जी, क्या करें, सो जाओ और क्या बताएं और क्या बताएं, पंखा चलाओ सो जाओ, का पंखा चल ही रहा होगा। अगला आ जाओ, अगली बात है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही को बोलते हैं E+। देखो जैसे नाभिक स्नेही प्यारे बच्चों, नाभिक स्नेही को हम बोलते थे Nu-, याद आया, न्यूक्लियोफिलिक बोलते थे, उसके ऊपर माइनस रहता था। तो जैसे नाभिक स्नेही को न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं माइनस वाला, वैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही को इलेक्ट्रोफिलिक बोला जाता है। देखो लिखा है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, कम होगा। जैसे नाभिक स्नेही में वो ऋणात्मक वाले होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, वैसे जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, या वो धनायन वाले होते हैं। तो आपने कहा ये पॉजिटिव वाले होते हैं। कैसे वाले होते हैं, पॉजिटिव आयन वाले होते हैं, E+ मान लेते हैं। तो सर अब E+ आ गया ना, तो यहां कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। बोलो क्यों, क्यों सर, क्योंकि सर माइनस माइनस वाले होते तो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते, आता और दूसरे वाले को हटा देता। मगर यहां एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो रिप्लेस नहीं करेगा सर। माइनस वाला माइनस वाले को रिप्लेस कर सकता है, प्लस वाला प्लस वाले को रिप्लेस कर सकता है, मगर माइनस वाला कभी भी प्लस वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब हम जानते हैं सर, अगर हम बात करें एक रिएक्शन की, तो मैंने कहा ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। क्या है, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन में ही मैंने Cl2 डाल दी और उपस्थिति करा दी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति करा दी। तो हैलोजनीकरण बोल रहे हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं, चाहे हैलोजनीकरण में किसकी उपस्थिति होगी, ये लिख दे रहा हूं केवल, यहां उपस्थिति कराते हैं निर्जल AlCl3 के। ठीक है, बाकी तुमको कुछ जानने की जरूरत नहीं। हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन का जुड़ना होता है। अब आपके दिमाग में एक बात बसनी चाहिए, देखो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है वो प्लस वाला होगा, और ये वाला है माइनस वाला। दिमाग में बहुत बात बैठाना, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जब ऐसा कुछ होता है, कोई इलेक्ट्रोफिलिक की बात आपसे कर रहा हो, तो वो कभी भी किसी को रिप्लेस नहीं करता है, खुद जाके जुड़ेगा मगर रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर कैसे जुड़ेगा, जब ये यहां पर रिएक्ट करेगा, देखो जरा सामने समझो, जब यहां पर ये रिएक्ट करेगा तो कभी भी वो इस Cl वाले को रिप्लेस नहीं करेगा। ये जो Cl2 में Cl लगे हैं ना, ये Cl इस वाले Cl को रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कर रहा है। तो या तो ये ऑर्थो वाले पे जुड़ेगा, या ये पैरा वाले पे जुड़ेगा। समझ रहे हो ना, समझे, यहां का जो एक Cl है, या तो वो यहां के ऑर्थो वाले पे जुड़ेगा, या तो वो यहां के पैरा वाले पे जुड़ेगा, मगर रिप्लेस नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। तो सर ये जहां जुड़ेगा वहां का एक H और एक Cl मिलके साथ में निकल जाएंगे HCl। क्या निकल जाएंगे, HCl। हाँ 118 तुमको यूज ही नहीं करने हैं, बस खाली मेन यूज करने हैं। 118 में भी डी ब्लॉक नहीं है। काहे परेशान हो रहे हो, सिंपल से ऐसे समझो ना, काहे परेशान डीपली जा रहे हो, समझे कुछ। यहां का जो एक Cl है, इस Cl को रिप्लेस नहीं करेगा,
इलेक्ट्रॉन इसने ही है, प्लस वाले हैं, प्लस वाला कभी भी माइनस वाले को रिप्लेस नहीं करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। इसका आंसर या तो वो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो वो पैरा पे जुड़ेगा। ये कारण बता देता हूं एक बार कि ऐसा कारण क्यों है प्यारे बच्चों, ऐसा कारण क्यों है समझा देता हूं। देखो एक बार जरा ध्यान से देखना, समझ में नहीं आएगा मैं जानता हूं, बट मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसा है, मान लो, ध्यान सुनना, ऐसा है अगर मैंने इसमें कोई मान लो इलेक्ट्रोफिलिक जोड़ा, ऐसा देखो यहां पर सिंपल, अगर मैंने कोई इसमें इलेक्ट्रोफिलिक जोड़ा, ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, इलेक्ट्रोफिलिक मैंने कोई जोड़ा, ठीक है, जब इलेक्ट्रोफिलिक जोड़ा तो मैंने माना मैंने यहीं पर जोड़ा उसको। देखो मैंने कहा ये एक बेंजीन रिंग है, मैंने यहां पर सीएल लगाया, मैंने यहीं पर इलेक्ट्रोफिलिक जोड़ दिया। बहुत ध्यान समझना, मैंने सीएल यहां था ना, तो यहीं पर मैंने इसके साथ, ये माइनस का होता है, एक बात समझो, ये वाला माइनस का होता है, ये वाला प्लस का है, तो ये प्लस वाला उसी माइनस के साथ मैंने जोड़ दिया। प्रोसेस समझा रहा हूं, नहीं समझ में आएगा तो दिमाग फालतू मत वेस्ट करना, बस केवल सुनना कैसे कह रहा हूं। मैंने यहां पर जोड़ दिया तो ये एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आया ना। अब एक बॉन्ड एक्स्ट्रा कहां से आया होगा, तो आप कहोगे सर ये वाला बॉन्ड यहां पर जाके लग गया होगा, ये जो डबल बॉन्ड लगा है ये बॉन्ड जाके जब यहां लग जाएगा तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। अगर सर कुछ इस प्रकार बन जाएगा तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा था। ई को जोड़ना है तो आपने कहा सर ई को जोड़ना है तो मैंने इस पर इधर भेज दिया। जब ये पूरा बॉन्ड इधर जाएगा तो इस वाले पे माइनस आ जाएगा और इस वाले पे प्लस आ जाएगा। एक बात दिमाग से बैठाते जाओ साथ साथ, मैंने कहा जब ये जोड़ूंगा तो ये बॉन्ड मान लो इस पर गया, जब ये पूरा बॉन्ड इस पर जाएगा तो इस पर क्या आएगा, माइनस, तो उसी माइनस पर ये वाला प्लस वाला बैठ गया, ये बॉन्ड बना लिया। तो ये वाला बॉन्ड इधर से गया ना, तो जिस पर गया उस पर माइनस, जहां से गया उस पर आ गया प्लस, तो इस वाले कार्बन पर प्लस आ गया, इस वाले कार्बन पर प्लस आ जाएगा, इस वाले कार्बन पर माइनस आ जाएगा, इधर टूट के जा रहा। मैंने कहा था जैसे मान लो मैंने RX ले लिया, बहुत ध्यान सुनना, RX ले लिया, अगर मैं पूरा बॉन्ड तोड़ के इस पे लगा दूं तो आप क्या कहोगे कि सर R वाले पे प्लस आ जाएगा, X वाले पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड अगर इस पे लगा रहे हो, इस पे लगा रहे हो उस पर माइनस, ये वाला काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। वही बात यहां हो रही है, ये वाला इधर जाएगा तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा सर ये वाला प्लस क्या करेगा, स्थायी तो रहेगा नहीं, तो ये वाला प्लस क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां बनाएगा तो ये वाला टूट के इस पे आ जाएगा, क्योंकि प्लस वाला तो स्थायी रहेगा नहीं। तो सर अब क्या होगा, इसकी क्या होगी बन के आएगी, तो इसकी ये बन के आएगी इस प्रकार। देखो सर ये वाला बॉन्ड कहां आएगा, इस वाले पे ऐसे, तो ये वाला बॉन्ड टूट के कहां आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, बाकी सेम टू सेम बनेगा, बाकी सेम टू सेम बनेगा। यहां पर Cl रहेगा, यहां पे रहेगा Cl, यहां पे रहेगा, फिर वही कारण होगा, ये सर प्लस है तो ये वाला बॉन्ड यहां बनाएगा तो ये वाला टूट के इस पे चला जाएगा। क्या गलत है क्या, देख लो एक बार देख लो अच्छे से। हाँ नहीं, मेटा में नहीं जुड़ेगा, कारण बता रहा हूं उसका क्यों। देखो पूरा करते हुए आप ये पाओगे, पूरा करते हुए देखो मैं कर रहा हूं, देखो ये वाला प्लस वाला यहां जुड़ा, ठीक है, मान लो ऐसा प्लस आया, यहां आएगा बॉन्ड तो वाला यहां टूट के चला जाएगा। या उल्टा कर लो इसका, देखो इसका उल्टा कर लो, ऐसे देखो, ऐसे कर लो। अगर मैंने कहा कि ऐसे कुछ था, यहां पर मैंने ई जोड़ा तो ये बॉन्ड टूट के वहां गया, तो इस वाले पे प्लस आ गया, बाकी ये वाला बॉन्ड नहीं रहा, तो ऐसे और ऐसे हो। फिर मैंने ये कहा इस बार क्या हुआ, ये वाला यहां गया, जब ये वाला यहां गया तो इस पर आ गया प्लस, देखो ये वाला यहां गया तो इस पर आ गया प्लस, तो कुछ इस प्रकार बन के आया। किस प्रकार बन के आया, तो आप कहोगे सर कुछ इस प्रकार बन के आया, इस प्रकार। वहां पर बॉन्ड लग जाएगा, यहां पर ऐसे Cl ऐसे ई जुड़ा हुआ है, ये जब यहां से टूट के जाएगा, यहां से टूट के जाएगा तो इस वाले कार्बन पर प्लस कर देगा और बाकी कुछ ऐसा कर देगा। फिर क्या होगा, फिर वही बात होगी, ये वाला टूट के इस पर आएगा तो इस वाले पे प्लस आ जाएगा। देखो ये वाला, देखो ये वाला टूट के कहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां पे क्लोरीन, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक। तो अब जब यहां से टूट के गया तो सर यहां से टूट के गया तो इस वाले पे प्लस आ जाएगा। अब ध्यान से देखो प्लस कहां कहां है, यहां लगा है, एक बार देखो देखो देखो, यहां लगा है, यहां प्लस, तो अगर यहां लगा है तो किस पर है, आप कहोगे सर यहां लगा है तो ऑर्थो पे है। देखो जरा ध्यान से,
अगर यहां पॉजिटिव लगा है तो किस पर है, ऑर्थो पर है। यहां पॉजिटिव लगा है तो ये कहां पर है, तो आप कहोगे सर ये है पैरा पे। कहां है, पैरा पे। यहां पॉजिटिव लगा है तो ये भी ऑर्थो पर है, देख लो, है ना ऑर्थो। सिंपल सी बात है। ये बॉन्ड जब टूट के जाएगा तो यहां माइनस यहां प्लस, संतुलन हो जाएगा। फिर ऐसा यहां होगा, ये बॉन्ड जब यहां टूट के आएगा तो ये माइनस ये प्लस मिलके बॉन्ड बना लेंगे ना। अरे भाई जहां आता है वहां माइनस और जहां से आता है वहां प्लस। एक बार ऐसे समझा दे रहा हूं, ये दो साइड में, ठीक है, ये यहां आ गया तो इस वाले पे प्लस होगा, इस वाले पे माइनस आएगा, ये ऐसे समझ लो। ठीक, कि अगर बॉन्ड टूट के जिस पे जाएगा उस पर माइनस, दूसरे वाले पे प्लस। तो मैंने कहा अगर यहां देखो, यहां का ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा, इस वाले पे प्लस हो जाएगा, तो संतुलन हो जाएगा, तो एक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां से गया ना, तो अगर यहां से गया तो इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब वैसे यहां देखो, जब ये वाला बॉन्ड आएगा यहां टूट के, ये संतुलन है, जब ये इधर आएगा तो ये माइनस ये प्लस संतुलन कर देंगे, बचा ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसे अनुनादी प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अनुनादी प्रभाव। ये होता है अनुनादी प्रभाव का कारण। और ये जो मार्क है ना, ये जो मार्क है ना, ये मार्क बताता है अनुनाद को। अनुनाद, ये सब एक दूसरे के अनुनाद हैं, ये अनुनाद हैं। अब इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद क्या होगा, वैसे ही क्या होगा, देखो जरा क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहां आएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहां आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहां आ जाएगा, वापस ये बाहर हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो देखो जरा साइड बना रहा हूं, ये वाला बॉन्ड यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा, यहां क्लोरीन लगेगा, ई प्लस बाहर हो जाएगा। ठीक, तो इसको देखो और इस वाले को देखो, दोनों एक दूसरे की अनुनादी हैं, देख लो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस क्रम में है। जहां जहां जगह छूटी थी उस जगह में अब बॉन्ड लग गया, देख लो, को देखो उसको देखो, ध्यान से दोनों को ये देखोगे तो ये पाओगे कि जहां जहां यहां बॉन्ड नहीं लगा था उसी उसी प्लेस पर यहां बॉन्ड लगा है। मतलब ये सब एक दूसरे के अनुनादी संरचनाएं होती है। जैसे ये वाली इसके अनुनादी है, 1 2 3, ये तीनों आपस में अनुनादी है। अनुनादी का मतलब उस संरचना को इस संरचना के हिसाब से और इस संरचना के हिसाब से लिख सकते हैं। नहीं, ये वाला समझना जरूरी नहीं है। अनुनाद क्या होता है, नहीं समझाया अनुनाद क्या होता है। किसी यौगिक की समान ऊर्जा की एक से अधिक संरचनाएं बना सके, समान ही है, समान ऊर्जा की है, बस एक से अधिक संरचना है। पहले इस प्रकार बनी थी, अब कुछ इस प्रकार बनी है, अब कुछ इस प्रकार बनी है। तो यहां से एक बात डिपेंड होता है, एक बात तो दिमाग में बस जाती है सर, कि जब भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक आता है, न्यूक्लियोफिलिक की बात नहीं कर रहे हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक आता है, अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक आ रहा है तो या तो देखो यहां पॉजिटिव दिख रहा है ना, या तो वो ऑर्थो पे आएगा, देखो यहां ऑर्थो पे, या तो वो ऑर्थो पे आएगा या तो वो पैरा पे आएगा। कहां आएगा, या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा, उसके अलावा वो कहीं और नहीं आ सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा ही, और कुछ रहेगा क्या, कार्बोनेट रहेगा क्या। ऑर्गेनिक है तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन ही होते हैं ऑर्गेनिक में, बाकी अलग से कोई परमाणु जुड़ जाए वो तो बात अलग की है। ये पूरा प्रोसेस समझ में आया, नहीं आया तो अभी इसका एक सवाल है, आपकी बुक में देखो मेंशन होगा कि क्लोरोबेंजीन में जो समूह जुड़ता है या कोई इलेक्ट्रॉन इसमें ही जुड़ता है तो वह ऑर्थो एवं पैरा पर ही क्यों जुड़ता है। अगर क्लोरोबेंजीन में, ऐसे बोलते थे, क्लोरोबेंजीन में अन्य कोई क्लोरीन परमाणु आर्थो एवं पैरा समूह पर या पैरा कंडीशन पर या पैरा स्थिति पर क्यों जुड़ता है, कारण सही समझाइए। एक ऐसा क्वेश्चन है, देख लेना बुक में, देख लेना भारतीय भवन की बुक में है, ठीक है, और पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो ये ऐसी ही कंडीशन रहती है, उस कंडीशन को एक बार फिर अच्छे से मेंशन करके मैं पर्सनली ये सवाल करवा दूंगा, ठीक है। बाकी ये ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक का काम होता है। इलेक्ट्रोफिलिक या तो आर्थो पे रह सकता है या तो पैरा पे रह सकता है, इसके अलावा मेटा पे नहीं रह सकता। देखो सब दिखाई दे रहा है मुझे, जो अनुनादी संरचनाएं बनी है, जैसे एक ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, 3 अनुनादी संरचनाएं हमको दिख रही हैं। तो तीनों अनुनादी संरचनाओं में हमें कहीं ये नजर नहीं आ रहा है कि जो हमारा पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक को, पॉजिटिव क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक को। सर इलेक्ट्रोफिलिक केवल हमारे ऑर्थो एवं पैरा कंडीशन पर ही लगाए जा सकते हैं, अगर न्यूक्लियोफिलिक होता तो वो मेटा कंडीशन पर लगाया जा सकता है, वो अलग की बात। किताब में नहीं है, किताब नहीं है, बहुत बढ़िया। ओहो, चलो आगे आते हैं, नाइट्रीकरण की बात करते हैं। नाइट्रीकरण में क्या होगा, वही बात जिसकी बात कर रहे हैं सर, क्लोरोबेंजीन लेंगे। अब उपस्थिति किसकी रहेगी, मैं लिख देता हूं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 से क्रिया,
ठीक है, सांद्र HNO3 की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 से आपको क्रिया करवानी है। किससे करवानी है? आपने कहा सर मुझे करवानी है HNO3 से, किसकी उपस्थिति में? तो आप कहोगे सर कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में हम करवा रहे हैं। तो क्या होगा, कैसे बनेगा? देखो, एक तो बात पता है सर कि अगर वो लगेगा तो या तो ये आर्थो पे लगेगा और या तो पैरा पे लगेगा। एक तो बात आपने क्लियर हमारे दिमाग में बैठा दी कि या तो वो आर्थो पे जुड़ेगा या तो वो पैरा पे जुड़ेगा। अब कौन जुड़ेगा तो पता ही नहीं, अब कौन जुड़ेगा ये तो पता ही नहीं चल रहा है सर, क्या होगा, क्या जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा है। सर कैसे पता करेंगे सर? देखो सर, हम जहां भी जोड़ रहे हैं, मान लो यहां जोड़ रहे हैं, तो यहां का एक यच और यहां से एक यच और यहां से एक ओ, बहुत ध्यान समझना, एक ओ एक यच और जहां जुड़ेगा वहां का एच। देखो यहां जोड़ोगे ना, यहां से एक एच निकलेगा, एक यच और यहां से ओ एच, तो ये निकल जाएगा H2O। क्या निकल जाएगा? तो सर H2O तो निकल जाएगा, तो जो बचेगा यहां पर देखो HNO3 है, तो सर HNO3 में मैंने OH निकाल लिया और जहां ये जुड़ेगा वहां से H निकल गया, तो H2O बाहर हो गया। ठीक, तो बचा क्या यहां पर? NO2, तो यहां पर NO2 जुड़ जाएगा, या तो फिर वो आर्थो पे जुड़ेगा या तो पे वो पैरा पे जुड़ेगा। आर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। सर इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, एक का नाम मैं बता दे रहा हूं, आगे का नाम आपको लिखना है। ये ऑर्थो वाला है तो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये पैरा वाला है तो इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रो। ठीक, दूसरे वाले का नाम मैं यहां नहीं बता रहा हूं, यहां वाले का नाम बता दूं। एक का ये वाला है ऑर्थो डाइक्लोरो, दो क्लोरीन लगे हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, वो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। ठीक है, आगे बात करें, अगली बात पे आ जाओ। भाई बाबू बहुत आसान था, अब ये मत कहना सर सरल था, वो कठिन था सर। ठीक है, यहां से OH जहां जुड़ेगा वहां का H मिलके H2O बाहर चला जाएगा, यहां बचेगा NO2 या तो फिर ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो कहां जुड़ेगा? पैरा पे जुड़ेगा। अगली बात है सल्फोनीकरण में, तो यहां बोलोगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में H2SO4 से क्रिया। मतलब क्या है कि सर यहां पर जो क्लोरोबेंजीन होगा, यहां पे जो क्लोरोबेंजीन होगा वो हमारा सांद्र H2SO4 से ही रिएक्ट करेगा, वो भी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में ही, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में। यहां पर भी वही होगा, यहां से एक H और यहां से एक OH बाहर निकल जाएगा। तो आप कहोगे सर H2O बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, जरा बताओ, बताओ भाई जरा क्या बचेगा? अगर यहां से एक H एक OH बाहर निकल जाएगा तो बताओ भैया क्या बचेगा, बताओ तो कुछ, क्या बचेगा? सर यहां से एक H एक OH बाहर निकल जाएगा तो बचेगा SO3H। क्या बचेगा? SO3H। हल सी बात है, एक H एक को बाहर ही निकालना है, तो वो तो H2O सर बाहर निकल ही गया है, बचा क्या? SO3 और एक यहां H बचा है SO3H। इसका नाम क्या है? मैं एक का नाम लिख रहा हूं, इसका नाम है ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये है ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और वो है पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। जुड़ा तो? ऑर्थो पे जुड़ा, ऑर्थो पे जुड़ा या पैरा पे जुड़ा? देखो ना, ऑर्थो पे या पैरा पे, तो वो पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है या ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक, SO3 नहीं ना, SO3H, HSO3 नहीं, SO3H याद करने का तरीका है। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जब भी बनेगा तो SO3H जुड़ेगा। सल्फोनिक अम्ल बोल रहे हैं, सल्फोनिक अम्ल SO3H। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, आगे आ जाओ। तो बस यहीं तक बात कर रहे हैं, कल आएंगे तो धातुओं की बात करके चैप्टर फिनिश करेंगे। तो कल ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज की कंडीशन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आज सीखा भौतिक गुण सीखे, उसमें से हमने ओपीएम और पॉम सीखा जब ऑर्थो मेटा पैरा पे लगे हों। नॉर्मल वाले सीखे, नॉर्मल वाले तो मुझे पता थे सर एफ से लेकर आई तक जाओगे तो उनके घनत्व बढ़ जाएंगे और उनके क्वथनांक भी बढ़ जाएंगे। साथ में मैंने सीखा कि अगर ऑर्थो मेटा पैरा पे लगा हो तो फिर उनके क्वथनांक और गलनांक के क्रम क्या होते हैं।
कितनी बात हम लोगों ने सीखी। फिर हम लोगों ने साथ में सीखा, क्या सीखा साथ में सर? हम लोगों ने साथ में ये भी सीखा कि रासायनिक गुण में अगर नाभिक स्नेही है तो प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, मगर इलेक्ट्रॉन स्नेही है तो फिर प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही जो भी अभिक्रिया होती है उसमें क्लोरीन अपना वहीं पर बैठा हुआ है, बाकी जो जुड़ने वाला है वो ऑर्थो अथवा पैरा कंडीशन पर जुड़ जाता है। कहां जुड़ जाता है? या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो कहां जुड़ेगा? पैरा कंडीशन पर जुड़ेगा। जुड़ने की कंडीशन बता दी। H2SO4 से करा रहे हो तो सल्फोनीकरण हो रहा है, तो OH यहां का, H कहीं और का। अब एक कहां का? तो आप कहोगे सर ये जो समूह जाके कहीं जुड़ेगा तो वहां से एक H जो निकलेगा और इसका OH निकल जाएगा। नाइट्रिकरण में भी यहां हुआ, यहां से OH और जहां जुड़ेगा वहां से H निकल गया। बचा ये NO2, तो मैंने NO2 चिपका दिया ऑर्थो या पैरा पे। यहां बचा SO3H, तो मैंने ऑर्थो या पैरा पे SO3H चिपका दिया। ठीक, क्या बुक में SO2 है, उसको SO3 कर लो अभिषेक कुमार जी। ठीक है, फिर आज क्लास यहीं तक रखते हैं। कल आएंगे तो उसके धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ा देंगे, एक जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो सवाल करा देंगे, फिर क्लोरोबेंजीन के भौतिक और उपयोग बता देंगे, चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक, कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा, 101% फिनिश हो जाएगा। कल चैप्टर फिनिश करके परसों की क्लास में मैं आपको केवल क्वेश्चन आंसर नहीं, ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा और बाकी आपके नोट्स के साथ क्वेश्चन और आंसर दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो मेन जो क्वेश्चन होंगे, मैं जो मेन क्वेश्चन है कल वो मैं करा दूंगा, रिटन वाला जो क्वेश्चन है तो लिखना है वो करा दूंगा। बाकी मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूं, जितनी अभिक्रियाएं थी सब पढ़ा दी हैं। पढ़ी लिखिए, जो अभिक्रिया आएगी उसकी अभिक्रिया लिखनी है और उसकी रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया किसे कहते हैं पूरी थ्योरी, उसकी रिएक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक, पूर्ण कीजिए अभिक्रिया को। तो जितना भी मैंने पढ़ाया है रासायनिक गुण या बनाने की विधियां, उन्हीं में से आपको पूर्ण करने के लिए अभिक्रिया भी आता है, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, ये सब आता है। तो वो सब चर्चाएं हम परसों की क्लास में करेंगे। कल क्लास में मुलाकात करेंगे। अब तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट क्यों बोल रहा हूँ चलिए अच्छा ठीक है, बाय बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय। गुड नाइट नहीं है, अभी सोओगे नहीं, सो जाओगे नहीं। ठीक है, तो खाना वाना खा लो, अगली क्लास के लिए तैयार हो जाओ। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग।